समय में अगले 5 साल में हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे नेता के माध्यम से यहां होने वाला है। अभी हाजीपुर में जाइए, निफ्टम विश्वविद्यालय का स्थापना होने जा रहा है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। मखाना बोर्ड के लिए यहां पर मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे जो कोसी के क्षेत्र है, जहां पर बाढ़ जो है, पानी जो है अभिशाप माना जाता था, उसको वरदान में बदलने का हमारे नेता ने काम। पलायन हमेशा गरीब करते हैं, आप समझिए, गरीब पलायन करते हैं, अमीर पलायन नहीं करते। ये मानते हैं कि सवर्णों में भी गरीब, मैं कह रहा हूं गरीब पलायन करते हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब हर जाति में, हर धर्म में मौजूद है। जो गरीब होते हैं ना, गरीब जिनको पेट में आग लगी होती है, भूख से तड़पते हैं, और जिनको रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा होता है, वही पलायन करते हैं। कि लोजपा रामविलास का बेस वोट जो है वो दलित वोट है, और इसी पर चिराग पासवान आज हनुमान बन रहे हैं, हनुमान बने हुए हैं। तो अब जो आंकड़े हैं वो सवर्णों के हमने आपको गिनाया है, और कुछ अन्य जातियों के भी आंकड़े हैं जो पलायन कर चुके हैं बिहार से, वो भी हम आपको गिनवा देते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 5.39% ओबीसी रोजी रोजगार के फिराक में बाहर हैं, ईबीसी वाले 3.9% बाहर हैं, और दलित जो है वो 2.5% बाहर हैं। लगभग 50% परिवार जो है वो पलायन के खतरे के दायरे में है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले अगर राजनीतिक तपिश की बात करें तो वो लगातार उफान पर है, तपिश बढ़ते जा रही है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो हैं, वो इस तपिश को लगातार शान देने के फिराक में है। यानी इसमें चमक कैसे आए, इसमें तपिश जो है वो और बढ़े कैसे, इसके फिराक में है। दरअसल इसलिए भी हम तपिश की बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव नजदीक है विधानसभा का, और इस विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो अपना वजूद बनाने के फिराक में है, या फिर जिनका कोई वजूद नहीं है वो अपने वजूद को लाने के फिराक में है। कुछ बातें हैं जो आज चर्चा करना बिल्कुल आम हो गया है, और चर्चा होती भी है, क्योंकि सभी पार्टियां मुद्दों के बल पर पूरे अपने वोट बैंक को शान चढ़ाते नजर आ रहे हैं। हर दल के अपने मुद्दे हैं। हम इस वक्त जहां पर हैं वो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, और इस पार्टी में आज कुछ बातें जो हैं वो हम साझा करने आए हैं। हमारे साथ आज बैठे हैं यहाँ के जो महासचिव हैं इस पार्टी के रंजन सिंह जी, और प्रवक्ता भी हैं इस पार्टी के। तो आज कुछ सवालात हैं, इन्हीं से हम आज आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो रंजन सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका अपने चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत महासचिव और प्रवक्ता बनने के बाद हमारी पहली मुलाकात है। कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और जहां तक मुद्दों की बात है तो बिहार में इस चुनाव को लेकर कई मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं। अगर हम उन मुद्दों में, एक फहरिस्त है, उन मुद्दों में से हम कुछ निकालें तो 5 मुद्दे जो हैं वो सबसे पहले पायदान पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है पलायन, उसके बाद पुनर्वासन, उसके बाद मजदूरी, और उसके बाद रोजगार है, धर्म और जाति की बात है। तो अब जो स्थिति बन रही है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके नेता उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं ताकि जो प्रतिशतता है विधानसभा में आपकी, उसमें ग्रोथ हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का राजनीति पदार्पण जब हुआ था 2014 में, तो राजनीति में आने का मतलब ही उनका था बिहार और बिहारियत। जो गौरवशाली बिहार रहा है, जो हमारी एक पृष्ठभूमि रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, या लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो बिहार विश्व में अपना एक
अलग मुकाम रखने वाला राज्य रहा है। एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला, दूसरे तरफ अगर धर्म की बात करेंगे तो महावीर बुद्ध और गुरु नानक जी की धरती, यहाँ पर माता सीता की धरती, जहाँ से धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हुआ। लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ जिससे बिहारी पीछे रह गया? 1990 तक जो स्थिति या 2005 तक जो स्थिति बिहार की थी, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बिहार के अंदर नहीं था। रोजगार की संभावना, धार्मिक पर्यटन की संभावना किसी भी प्रदेश में तभी संभव है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो लॉ एंड ऑर्डर और विकास 2005 से क्या थी, ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि पहले इसको अपराध उद्योग के नाम से बिहार जाना जाता था, अब कम से कम अपराध के नाम से जाना जाता है। पहले जीडीपी जिस तरीके का मिला था उससे लगभग 3 गुना है। अभी भी मानते हैं कि अब अपराध के नाम से माना जाता है, जाना जाता है? अपराध तो हर प्रदेश में है, लेकिन अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के रेट के हिसाब से देखेंगे तो बिहार बहुत पीछे है। टॉप 10 क्राइम जो स्टेट है उसमें बिहार नहीं है जी। तो कहने का मतलब बिहार तो बहुत, अपराध कहीं कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहता हूं अपराध को कोई इलिमिनेट नहीं कर सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है कुशल नेतृत्व से। लेकिन जब भी अपराध होता है तो चिंतनीय विषय है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अपराधियों के अंदर खौफ का माहौल, कानून का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। लेकिन अब जो हमारा मुद्दा वही है कि इस बार जो चुनाव लड़ने वाली है ये पार्टी लोजपा रामविलास, इन 5 मुद्दों में से सबसे अहम जो भूमिका है किस मुद्दे की होगी विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के जनता के बीच में? इस पार्टी के द्वारा कौन सा मुद्दा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, कौन से मुद्दे पर काम कर रहे हैं? चूंकि स्थिति यही है, कहा जाता है कि लोजपा रामविलास का जो बेस वोट है वो दलित वोट है, लेकिन मुद्दे इतने सारे हैं, किस मुद्दे पर फोकस है इस पार्टी का? देखिए, पहले हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए कतई ये मानना नहीं है कि हमें सीट कितनी मिलेगी, कितने पर हम लोग लड़ेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मुद्दा से ज्यादा हमारे लिए जनता का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। आप जनता के मुद्दा को अगर उठाएंगे तो हमारे यहाँ विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो 5 मुद्दा आप बात कर रहे हैं, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, ये सारे मुद्दा पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट में। जाति और धर्म आपके विजन फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में नहीं है? जाति और धर्म की राजनीति हम लोग की पार्टी करती नहीं है। हम लोग हर जाति और हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे नेता और हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो हम लोग गरीब, दलित, वंचित, शोषित की पार्टी थी। गरीब और दलित, हम लोगों को एक दलित शब्द में कह के जो समेट दिया जाता है, ये इस बात से मैं बड़ा दुखी होता हूं। क्योंकि ये शोषितों की पार्टी है, ये वंचितों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। जहां 10% आरक्षण की बात अगर सवर्ण का किया किसी ने तो हमारे नेता ने किया, या उससे पहले हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। तो हम लोग गरीबों के हिमायती रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पलायन के मुद्दे पर जितना भी 1 साल के अंदर में हमें, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते महज 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर में इनकी जो डेवलपमेंट रही है, आप देखेंगे कि अभी हाल में बायर सेलर इंटरनेशनल मीट पटना में हुआ था। अभी 2024 में एक बहुत बड़ा पटना में हुआ था, रंजन सिंह जी, पटना में हुआ, वो मीट हुआ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट, वो क्या मिला आपको? पॉजिटिव रिजल्ट है। आने वाले समय में कई हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बिहार के लिए प्रस्तावित अगले लोकसभा चुनाव तक आ जाएगा। अगले लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल आएगा। इस विधानसभा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव में 1 साल का गैप रहा है हमेशा बिहार विधानसभा का, और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर होगा तो शायद एक ही साथ हो जाए। लेकिन आने वाले समय में अगले 5 साल में हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे नेता के माध्यम से यहाँ होने वाला है। अभी हाजीपुर में जाइए, निफ्टम विश्वविद्यालय का स्थापना होने जा रहा है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। मखाना बोर्ड के लिए, यहाँ पर मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे, जो कोसी के क्षेत्र है जहां पर बाढ़ जो है, पानी जो है अभिशाप माना जाता था, उसको वरदान में बदलने का हमारे नेता ने काम किया।
पलायन के लिए बात करती है आपकी पार्टी, मान रहे हैं आप? देखिए, पलायन बिहार की सच्चाई है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा तो सकता। ये पलायन जो है किसी एक कास्ट को केंद्र में रख के आपके पार्टी का ये डॉक्यूमेंट्री बना है या फिर सारे कास्ट को रख के बना है? देखिए, पलायन हमेशा गरीब करते हैं, आप समझिए, गरीब पलायन करते हैं, अमीर पलायन नहीं करते। ये और मानते हैं कि सवर्णों में भी गरीब? मैं कह रहा हूं गरीब पलायन करते हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब हर जाति में, हर धर्म में मौजूद है। जो गरीब होते हैं ना, गरीब जिनको पेट में आग लगी होती है, भूख से तड़पते हैं, और जिनको रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा होता है, वही पलायन करते हैं। दूसरा पलायन का मतलब शिक्षा के लिए होता है, रोजगार के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। तो सभी तरह के पलायन पर हम लोग पलायन को लेकर इतना सीरियस हैं कि बिहार में जब तक हमारे नेता लोकल उद्योग की बात करते हैं, हमारे नेता यहाँ की ताकत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब एक और धार्मिक टूरिज्म की बनाने की बात करते हो, चाहे माता रानी माता जानकी का जो स्थान है सीतामढ़ी, वहां भव्य सीता माँ का मंदिर जो अयोध्या के तर्ज पर बने, दूसरी तरफ यहाँ पर वैशाली जो है गणतंत्र की भूमि है, वहां पर बने, गया को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए। तो बहुत ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक टूरिज्म की बात हम लोग करते हैं। हम लोग हाजीपुर के केला की बात करते हैं, तो मुजफ्फरपुर की लीची की भी बात करते हैं, और जिस तरह मखाना की बात करते हैं कोसी क्षेत्र में। तो जो लोकल संपदा यहाँ का है, उसको उससे संबंधित इंडस्ट्री अगर यहाँ होगा, रोजगार के अवसर पैदा लेंगे, लोगों जो युवाओं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वहां ये इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा, तो पलायन रुकेगा। बिल्कुल पलायन रुकेगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये अगर होता है, वाकई में पटल पे उतरता है, तो पलायन रुकेगा ही। लेकिन अब हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि किस जाति के कितने लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, और ये बहुत दिन पहले का आंकड़ा नहीं है, बहुत ही नजदीक का आंकड़ा है। अगर हम बात करें सवर्णों की, तो 9.98% सवर्ण जो हैं वो रोजी रोजगार के फिराक में बिहार छोड़ चुके हैं। इनके लिए क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान? निश्चित रूप से जो गरीब सवर्ण है, उसको जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 10% का आरक्षण लोकसभा में दिया गया, वो आरक्षण, चूंकि बहुत दिन पहले की बात नहीं है ये, चूंकि आरक्षण लागू हुआ है 10%, लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस है, इसका जो रिजल्ट है, वो आने वाले समय में ही दिखेगा आपको। चूंकि आरक्षण का लाभ इंस्टेंट वो असर नहीं करता है, समाज में वो धीरे धीरे असर करता है। तो ये सवाल इसलिए किया मैंने रंजन सिंह जी की, स्थिति ये है कि कहा ये जाता है, बहुत सारे लोगों के ये जहन में बात है कि लोजपा रामविलास का बेस वोट जो है वो दलित वोट है, और इसी पर चिराग पासवान आज हनुमान बन रहे हैं, हनुमान बने हुए हैं। तो अब जो आंकड़े हैं वो सवर्णों के हमने आपको गिनाया है, और कुछ अन्य जातियों के भी आंकड़े हैं जो पलायन कर चुके हैं बिहार से, वो भी हम आपको गिनवा देते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 5.39% ओबीसी रोजी रोजगार के फिराक में बाहर हैं। ईबीसी वाले 3.9% बाहर हैं, और दलित जो है वो 2.5% बाहर हैं। लगभग 50% परिवार जो है वो पलायन के खतरे के दायरे में है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, रोजगार एक स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। जो स्किल्ड रोजगार होता है वो पढ़े लिखे लोगों का होता है, उसमें शिक्षा की बात है। मैं ईमानदारी पूर्वक ये चीज को मानूंगा कि जितने भी कैटेगराइज करके आपने माना है, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई वर्ग है तो सवर्ण है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद दलित है। शिक्षा के मामला में ये हायरार्की है। तो निश्चित रूप से शिक्षा जहां ज्यादा होगा जिस वर्ग में, तो उस वर्ग में पलायन ज्यादा होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर अगर नहीं मिलेंगे तो ये तो बात फैक्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे नेता, मैं ये मानता हूं कि बिहार का नहीं बल्कि देश में ऐसा हमारे नेता जैसा दलित चेहरा पूरे देश में नहीं है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन महज सिर्फ हमें दलित के चश्मे से हमारे नेता को ना देखा जाए, इसलिए नहीं देखा जाए क्योंकि हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये टैगलाइन था, धर्म न जात हम करे सबकी बात। जो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, वो महिला और युवा की बात करते हैं, वो युवा की बात करते हैं, वो दलित युवा की बात नहीं करते, वो सवर्ण युवा की भी बात करते हैं। आप जितने भी आंकड़े आपने बताए हैं, ये मैं
मैं हालांकि इसको देखा नहीं हूं कि ये आंकड़े आपके सही है कि नहीं है, कि कहां से आपने लिया है, लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी और हमारे नेता, अगर हम लोग समय प्रतिनिधित्व अगर विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों की अहम भूमिका अगर जनता के द्वारा दी जाती है, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस भूमिका का एक एक कर्ज बिहारियों के लिए उतारा जाएगा। ये आंकड़े कमेंगे नहीं, इसको एलिमिनेट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रंजन सिंह बातचीत कर रहे थे। भाई, रंजन सिंह महासचिव हैं इस पार्टी के और फील्ड प्रवक्ता भी हैं। तो निश्चित तौर पर जो बातें हुई हम दोनों के बीच में और जो बातें ये तथ्य के रूप में कह रहे हैं, तर्क के साथ कह रहे हैं, निश्चित अगर सरकार बनती है बिहार में जिस तरह से ये कह रहे हैं, तो चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, इन आंकड़ों को सॉर्ट आउट करने में हो सकता है कि वो सक्षम साबित हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आयाम बदलते हैं बिहार के राजनीति की और क्या परिदृश्य बदलता है जिन 5 मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।